नमस्कार दोस्तों, ईडीयू टॉक पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम बात करने जा रहे हैं अधिगम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। हम हर एक सीरीज में 10 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और लगभग 6-7 सीरीज आएगी इसकी, तो हम 70 या 80 क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। और इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने इन 80 या 90 प्रश्नों को ठीक से समझ लिया है, उनके संप्रत्यों को ठीक से समझ लिया है, तो एग्जाम में आप जितने भी प्रश्न आएंगे अधिगम के या सीखने के संबंधित, आप सभी प्रश्नों को सही करके आएंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेते हैं। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। यह स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, सी है संज्ञानात्मक संकार है, या चौथा परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों संज्ञानात्मक प्रकार है। कोहलर साहब का नाम आता है, तो कोहलर साहब ने दिया था सूझ सिद्धांत। इनसाइट थ्योरी कही जाती है इंग्लिश में। कई बार इसे हम क्या कह देते हैं, आहा अनुभव कह देते हैं। क्यों? क्योंकि ये अचानक से विकसित होता है। कोहलर साहब ने प्रयोग किस पे किया था? वन मानुष पे किया था। दो प्रमुख प्रयोग थे इनके दोस्तों, कौन कौन से थे? पहला जो प्रमुख प्रयोग था वो बॉक्स पे किया गया था। किस पे किया गया था? बॉक्स पे किया गया था। और जो दूसरा प्रमुख प्रयोग था वो किया गया था छड़ी पर प्रयोग किया गया था। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं हम। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो दोस्तों, राष्ट्रीय पाठचर्या पाठ्यक्रम यानी कि एनसीईएफ 2005 ये हमें सुझाता है कि जब भी हम नई किसी चीज़ को सीखें, नई भाषा को सीखें, तो हमें अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य उत्पन्न करना चाहिए, यानी कि हमें उन दोनों के बीच में एसोसिएशन बनाना चाहिए, जिससे हमारी लर्निंग, जिससे हमारा अधिगम बहुत ही स्ट्रांग हो सके। आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? संज्ञानात्मक अधिगम से? बिल्कुल नहीं किया है। संकेत अधिगम से? बिल्कुल नहीं किया है। स्थान अधिगम से? बिल्कुल नहीं किया है। अधिगम के प्रयास एवं भूल सिद्धांत से थॉर्नडाइक ने अपने शीर्षक को सिद्ध किया है। वो कहना चाहते थे कि बच्चा, जानवर, पशु पक्षी, आदमी, हर एक व्यक्ति गलतियां करता है, उसके बाद अभ्यास करता है, गलतियां करता है और अभ्यास करता है, इस प्रकार से वो सीख जाता है। इसलिए थॉर्नडाइक के बताए हुए सिद्धांत को हम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं है। अधिगम की इच्छा शामिल है, रुचि भी शामिल है, प्रेरणा भी शामिल है, तो बचता क्या है यहाँ पे? विषय वस्तु का स्वरूप। दोस्तों देखिए, प्रश्न ये पूछ रहा है कि अधिगम में कौन ज्यादा योगदान नहीं देता है? तो विषय वस्तु का स्वरूप, विषय वस्तु कैसा है, इसका इतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना प्रभाव आपके प्रेरणा का पड़ता है, रुचि का पड़ता है, अधिगम की इच्छा। मान लीजिए कोई बच्चा सीखना ही नहीं चाहता है, उसमें अधिगम को लेकर के इंटरेस्ट ही नहीं है, उसकी रुचि ही नहीं है, तो क्या आप उसे सिखा सकते हैं? बिल्कुल नहीं सिखा सकते हैं दोस्तों। प्रेरणा नहीं है, अगर वो मोटिवेट नहीं है उस चीज़ को सीखने के लिए, तब भी आप नहीं सिखा सकते हैं। प्रेरणा कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 2 प्रकार की प्रेरणा होती है। कौन कौन सी? एक प्रेरणा होती है आंतरिक प्रेरणा, जिसे हम कहते हैं इंटरनल मोटिवेशन, और जो दूसरी प्रेरणा होती है उसे हम कहते हैं बाहरी प्रेरणा, यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन। बाहरी प्रेरणा क्या होती है? जैसे मान लीजिए आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, वो अगर शिक्षक बनना चाहते हो तो उनके अंदर बाहरी प्रेरणा क्या हो सकती है कि हमारी जॉब लग जाएगी, एक अच्छी लाइफ स्टाइल मिल जाएगी, एक अच्छी जगह हम सेटल हो जाएंगे, एक अच्छा लिविंग इन स्टैंडर्ड्स बना सकेंगे। तो जब हम इस तरीके से सोचते हैं, इस तरह की प्रेरणा होती है, तो वो बाहरी प्रेरणा कहलाती है। उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर आंतरिक प्रेरणा होगी। आंतरिक प्रेरणा एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होगा, इंटरनल मोटिवेशन क्या होगा? इंटरनल मोटिवेशन ये हो सकता है कि हम शिक्षक बन जाएंगे और हम एक ऐसे शिक्षक वर्ग का निर्माण करेंगे जो कि बच्चों को एक बहुत अच्छी एजुकेशन प्रदान कर सके। हम एक समाज में शिक्षकों का रोल मॉडल तैयार करेंगे। तो इस तरह का जो सोच होता है, इस तरह की जो प्रेरणा होती है, वो आंतरिक प्रेरणा कहलाती है। दोस्तों, आंतरिक प्रेरणा अगर है आपके अंदर, तो आप ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा समय तक किसी लक्ष्य के प्रति लगे रह जाते हैं। वैसे ही बाहरी प्रेरणा की उपयोगिता है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो ज़्यादा योगदान नहीं देता है वो है विषय वस्तु का स्वरूप। दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींचते हैं। साहचर्य स्थानांतरण का नियम या अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ध्यान से देखिए इसको। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? इस प्रश्न का उत्तर, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? आप सोचिए और अपना आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन 10 प्रश्नों में से, यहाँ पे 10 प्रश्नों का क्यूज है, तो आप ये जरूर हमें लास्ट में बताएं कि 10 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न आते थे। हर एक व्यूअर जो इसको देख रहा है ये जरूर बताए कि इन 10 प्रश्नों में से आपने कुल कितने प्रश्न सही किए हैं। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस है ये, सभी 10 के 10 प्रश्न आपके पिछली एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं दोस्तों। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम हो जाएगा नैमित्तिक अनुबंधन। किसे दिया था, किसने दिया था इसे? इसे दिया था स्किनर महोदय ने। किसने दिया था? BF स्किनर साहब ने। फेमस प्रयोग किस पे किया था इन्होंने? कबूतर पर किया था। इसके अलावा इन्होंने चूहे पर भी प्रयोग किया। अगर एग्जाम में पूछता है किस पे प्रयोग किया, अगर उसमें केवल कबूतर का ऑप्शन आता है तो आप कबूतर पे लगा दीजिएगा। अगर कबूतर चूहा दोनों आता है तो आप दोनों पे टिक कर सकते हैं। नैमित्तिक अनुबंधन, इसमें इन्होंने बताया था कि पहले अनुक्रिया आती है। क्या आता है? पहले अनुक्रिया आती है और इस अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होता है? उद्दीपक आता है। ठीक है, इसलिए इसे हम टाइप आर थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइप आर थ्योरी, क्योंकि रिस्पॉन्स यहाँ पे पहले आ जाता है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से अधिगम की एक विशेषता नहीं है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। अधिगम की विशेषता नहीं है कि उसे जो है प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किया जा सके। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए पावलाव के कुत्ते का, तो क्या पावलाव का कुत्ता अगर आप लैब में घुसते हैं और देखते हैं तो आप क्या बता सकते हैं कि उसने उस चीज़ों को सीख लिए कि नहीं सीख लिए? बिल्कुल नहीं बताया जा सकता है जब तक हम किसी व्यवहार को, किसी अनुक्रिया को उससे ना करवाएं। तो इस संदर्भ में आपको संदर्भ हमेशा याद रखना है। इस संदर्भ में आंसर नंबर ए यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ता है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि अधिगम के पठार का कारण नहीं है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो अगर ये नहीं वर्ड आपने नहीं पढ़ा तो आपका आंसर तुरंत यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब आपने नहीं पढ़ लिया तो विद्यालय का असहयोग जो है वो अधिगम के पठार का कारण नहीं है। ठीक है, अधिगम का पठार क्या होता है दोस्तों? अधिगम का पठार एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे आपका जो ज्ञान के बढ़ने का स्तर हो वहीं पे रुक जाता है, ना तो आप आगे चीज़ें सीख पाते हैं ना आगे बढ़ पाते हैं। तो उसे ही जब इस तरह की स्थिति आ जाती है सीखते सीखते, तो उसे हम अधिगम का पठार कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, निम्नलिखित में से सीखने के प्रमुख नियमों में शामिल नहीं है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम या प्रभाव का नियम। दोस्तों तो थॉर्नडाइक साहब ने कहीं बहुअनुक्रिया नियम का वर्णन नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये 10 प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। आप क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हमें कमेंट करके बताएं और इसके अलावा आप ये भी बताएं कि आपके कुल कितने प्रश्न यहाँ पे सही हुए हैं दोस्तों। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।